हरियाणा सरकार ने हाल ही में विकास बराला को असिस्टेंट एडवोकेट जनरल यानी कि एएजी के तौर पर नियुक्त किया था। विकास भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के बेटे हैं। ये नियुक्ति 18 जुलाई को हुई थी और तब से ही विवादों में थी, लेकिन अब नियुक्ति के 10 दिन बाद यानी कि 28 जुलाई को सरकार ने अपने फैसले से यू टर्न ले लिया है। सरकार ने विकास बराला को एएजी के पद से हटा दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट जनरल प्रवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि इस कंफ्यूजन के कारण विकास का नाम सामने आया और लिस्ट में 2 विकास थे, जिसकी वजह से विकास बराला का नाम एएजी के तौर पर नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि विकास बराला ज्वाइन नहीं किए हैं और ना ही वो आगे इस पद के लिए ज्वाइन करेंगे। कारण विकास पर एक पूर्व आईएएस अधिकारी की बेटी को स्टॉक करने और किडनैप करने की कोशिश का आरोप है। मामला 2017 का है, जब चंडीगढ़ में विकास बराला और उसके दोस्त ने पूर्व आईएएस अधिकारी वीएस कुंडू की बेटी वर्णिका कुंडू का पीछा किया था। इसके बाद जबरन रास्ता रोकने और गाड़ी में घुसने की भी उसने कोशिश की थी। शुरुआत में मामला स्टॉकिंग का माना गया और आरोपी विकास बराला पर आईपीसी की 3 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें किडनैपिंग की कोशिश का मामला भी दर्ज था। 2017 में ही कोर्ट ने आरोप तय कर दिए थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी तक विकास ने एएजी के तौर पर ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन विकास इस तरह का पहला उदाहरण नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में हाल ही में हुई नियुक्तियों में 97 में से कम 23 लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते राजनेताओं, नौकरशाहों या फिर जजों के रिश्तेदारों से हैं। तो बहस छिड़ी हुई है भारत में जुडिशरी, लॉ ऑफिसर्स और वकीलों की नियुक्ति में नेपोटिज्म को लेकर। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, बताएंगे और कौन कौन लोग हैं जो नेपोटिज्म की वजह से नियुक्ति के आरोपों का सामना कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। इंडियन एक्सप्रेस की एक खास रिपोर्ट में पता चला कि 97 लॉ ऑफिसर्स में से कम 23 लोग राजनेताओं, नौकरशाहों या फिर जजों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। इनमें शामिल हैं 7 वो लोग जो रिटायर्ड हैं या फिर सर्विंग हाई कोर्ट जजों के करीबी रिश्तेदार हैं। 7 लोग ऐसे हैं जो आईएएस या फिर आईपीएस अधिकारियों के रिश्तेदार हैं। 7 लोग वो हैं जो बीजेपी मंत्रियों या फिर विधायकों के करीबी सहयोगी हैं। इसके अलावा कुछ नियुक्त लोग पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अधिकारियों या फिर स्टेट बार काउंसिल से जुड़े हुए हैं। इनमें कुछ नाम भी सामने आए हैं। पहला नाम है आकाश सिंगला का। इनके पिता पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के पूर्व प्रमुख हैं। आकाश ने बताया कि वो 2012 से वकालत कर रहे हैं और ये उनकी हरियाणा एजी ऑफिस में पहली नियुक्ति है। पहले वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पैनल में थे। दूसरा नाम है रुचि सेखरी, जो कि एडिशनल एजी के तौर पर नियुक्त हुई है। वो पहले बीजेपी की चंडीगढ़ सचिव हैं। उन्होंने कहा कि वो 22 साल से वकालत कर रही हैं और ये उनकी पहली सरकारी नियुक्ति है। तीसरा नाम है वसुंधरा दलाल आनंद का, जो एक पूर्व डीजीपी की बेटी हैं। इन्होंने बताया कि वो 20 साल से ज्यादा समय से वकालत कर रही हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से उनकी लॉ डिग्री है। एक और एडिशनल एजी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि वो 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं और पहले पंजाब एजी ऑफिस में थी। ये तो हुए नाम, अब इन ऑफिसर्स की नियुक्ति कैसे होती है वो जान लेते हैं। हरियाणा एजी ऑफिस ने जनवरी में 100 लॉ ऑफिसर्स की भर्ती के लिए एक एड निकाला था, जिसमें 20 एडिशनल एडवोकेट जनरल्स, 20 सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल्स, 30 डिप्टी एडवोकेट जनरल्स और इसके साथ साथ 30 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स के पद के लिए भर्ती निकाली गई थी। इन्हें अपॉइंट करने के लिए खास कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी के प्रमुख थे एजी प्रवेंद्र सिंह चौहान। कमेटी में स्पेशल सेक्रेटरी होम मणिराम शर्मा, लीगल रिमेम्बरेंसर रितु गर्ग और रिटायर्ड जज दर्शन सिंह और एचएस भल्ला शामिल हुए थे। एजी चौहान ने यह दावा किया कि ये सभी नियुक्तियां योग्यता के आधार पर हुई। उन्होंने कहा, मैंने इन वकीलों का काम देखा है, ये सभी सक्षम हैं। इन्हें उनके सरनेम की वजह से नहीं बल्कि उनकी योग्यता के आधार पर चुना गया है। ये सभी नियुक्तियां 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और लॉ ऑफिसर की जिम्मेदारियों में राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना, कोर्ट या ट्रिब्यूनल में सरकार या उसके अधिकारियों का पक्ष रखना शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भेजे गए किसी भी रेफरेंस में सरकार का रिप्रेजेंटेशन करना भी इन लॉ ऑफिसर्स की जिम्मेदारियों में से एक है। इन्हीं नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पंजाब और हरियाणा सरकार दोनों को हिदायत भी दे चुका है। दरअसल 2016 में ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति में सावधानी बरतने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि ऐसी नियुक्तियां राजनीतिक लाभ या फिर निजी हितों के लिए नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया था कि अपॉइंटमेंट ट्रांसपेरेंसी और योग्यता के आधार पर होना चाहिए, जिसके बाद हरियाणा ने 2016 में हरियाणा लॉ ऑफिसर एंगेजमेंट एक्ट पास किया।
जिसमें ये कहा गया कि उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता, अनुभव और केस हैंडल करने के नंबर्स के आधार पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये नियुक्तियां सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं, क्योंकि लॉ ऑफिसर सार्वजनिक हित के केस लड़ते हैं। लेकिन इसके बाद भी कई लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति या उस दौरान की प्रक्रिया पर सवाल उठते गए। एक केस है पंजाब एजी का ही। 15 मई 2025 को पंजाब के एजी मनिंदरजीत सिंह बेदी की नियुक्ति पर भी सवाल उठे। उनके खिलाफ ये कहकर याचिका दायर की गई थी कि उनके राजनीतिक पार्टियों से कनेक्शन है। हालांकि इसकी वजह से उन्हें ये पद मिला, ये याचिका का कहना है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने तब सुनवाई करते हुए कहा था कि सिर्फ ये कहना कि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है उसे अयोग्य नहीं ठहराता। इसके अलावा पंजाब एक्स सीजीआई आनंद का केस 2013 में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट कॉलेजियम पर आरोप लगाए थे। आरोप ये था कि कॉलेजियम की तरफ से जो नाम सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड किए गए हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ जजों के बेटे, बेटियों, रिश्तेदार या फिर जूनियर वकील के ही नाम है। इसमें पूर्व सीजीआई एएस आनंद की बेटी मनीषा गांधी और पूर्व जज पीके पल्ली के बेटे अरुण पल्ली को भी जज बनाने की सिफारिश की गई थी, जिस पर बार एसोसिएशन ने विरोध जताया था। बार की ओर से कहा गया था कि ये सिफारिश उन्हीं वकीलों के नामों की होती है जो पूर्व जज या फिर चीफ जस्टिस के परिवार के या फिर करीबी होते हैं। ये हाईकोर्ट से जुड़े केस थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की भी बात की जाए तो द प्रिंट की एक रिपोर्ट बताती है कि सुप्रीम कोर्ट के करीब 30% मौजूदा जज ऐसे हैं जिनका रिश्ता किसी पूर्व जज से है और करीब 30% जज ऐसे हैं जिनके माता पिता या फिर दादा दादी वकील रहे हैं। इनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई संजीव खन्ना भी शामिल है। ये जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रिकॉर्ड जिन हाई कोर्ट से जज प्रमोट हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के कुछ सोर्सेज से जुटाई गई थी। इस पर वकील इंदिरा जयसिंह ने भी टिप्पणी की थी। उन्होंने तब कहा था कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है और उनके अनुसार प्रिविलेज से ही और प्रिविलेज पैदा होता है। लेकिन वो ये भी साफ कहती हैं कि न्याय देना एक पब्लिक सर्विस है जो कोई फैमिली बिजनेस नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा लॉ प्रैक्टिस करने वालों को भी नेपोटिज्म के जरिए केसेस मिलने के आरोप लगते हैं। 2 जनवरी 2025 को ही सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील को कड़ी फटकार लगाई क्योंकि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में 70 वकीलों को सीनियर एडवोकेट का दर्जा देने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने नेपोटिज्म का आरोप लगाया। याचिका में ये दावा किया गया कि ये प्रतिष्ठित दर्जे ज्यादातर जजों के रिश्तेदारों या फिर कुछ प्रभावशाली परिवारों को दिए जा रहे हैं। याचिका में ये कहा गया कि ऐसा कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज ढूंढना मुश्किल है जिसके 40 साल से ज्यादा उम्र के रिश्तेदार सीनियर एडवोकेट ना हो। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने इन आरोपों पर तब गहरी नाराजगी जताई और याचिका में ऐसी भड़काऊ बातें शामिल करने पर सवाल उठाए थे। ये थे वो केसेस और आंकड़े जो जुडिशरी में कथित तौर पर चल रहे नेपोटिज्म के बारे में हमने आपको बताए। वापस विकास बराला केस पर आए। इस पूरे मामले को लेकर वर्णिका कुंडू ने भी नाराजगी जताई है। वही वर्णिका जिन्हें स्टॉक करने और किडनैपिंग की कोशिश के आरोप विकास बराला पर लगे हैं। एक फेसबुक पोस्ट करते हुए वर्णिका ने लिखा, किसी व्यक्ति को पब्लिक पोजीशन यानी कि सरकारी पद पर नियुक्त करना सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं होता, ये हमारे देश के मूल्य और मापदंडों को दर्शाता है। हमारे पॉलिसी मेकर्स देश चलाते हैं, हम बाकी लोग बस यही उम्मीद करते हैं कि उन्हें याद रहे कि वो भारत के नागरिकों की सेवा के लिए चुने गए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि उनके केस को लेकर कई महीनों तक मीडिया में चर्चा रही, लेकिन इतने समय बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। मैं अब भी जुडिशरी पर भरोसा रखती हूँ जब तक कि कोई फैसला नहीं आ जाता, लेकिन ये भी सच है कि इस भरोसे में दरार जरूर आई है। वर्णिका वाले केस की सुनवाई आने वाली 2 अगस्त को होने वाली है, लेकिन सवाल ये भी है कि लगभग 8 साल हो गए तब भी इस मामले का निपटारा क्यों नहीं हुआ। इसमें कोई सुबह नहीं है कि जब तक कोर्ट में विकास बराला दोषी साबित नहीं होते तब तक वो आरोपी ही हैं, दोषी नहीं, लेकिन आरोप गलत भी नहीं ही साबित हुए। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे अयान, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।